बारिश में गरीब दर्जी सास बहू का पेड़ घर। रामपुर गांव में एक बढ़िया सा शोरूम है जिसके बाहर डमी पर ड्रेस सजे हुए हैं जिन पर महंगे प्राइस टैग लगे हैं। वहीं अंदर ढेर सारे डिजाइनर कपड़े हैं महंगे टैग्स के साथ। आप लोग आ गए? आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? जी नहीं, जब से आपके यहाँ पक्की सड़क बनी है तो आने जाने में कोई तकलीफ नहीं होती। वैसे हमारा ऑर्डर तैयार है ना? हाँ जी, वो तो परसों ही तैयार हो गया था, लेकिन पहले आप चाय नाश्ता कर लीजिए। अमन, जाओ इन लोगों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। अरे नहीं माया जी, इन सब की क्या जरूरत है, आप भी ना बहुत फॉर्मेलिटी करती हैं। आप हमारे इतने पुराने कस्टमर हैं, इतनी खातिरदारी तो बनती है। राजेश और विहान को चाय नाश्ता करवाने के बाद अब माया स्टोर रूम से ड्रेस के ढेर सारे बॉक्स मंगवाती है और अमन के हाथों गाड़ी में रखवा देती है। अगर आप ना होती तो पता नहीं हम इतने सुंदर सुंदर ड्रेस किससे बनवाते। जब भी हमारी दुकान पर नया कलेक्शन आता है तो लोगों की भीड़ लग जाती है। हमें इस बार कुछ नई डिजाइन चाहिए। मैंने आपको कुछ फोटोज भेजी हैं एग्जाम्पल के लिए। थोड़ा मुश्किल डिजाइन है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बहू इतनी अलग अलग तरह की ड्रेस बनाती है, अब तो उसके लिए मुश्किल से मुश्किल डिजाइन भी कुछ भी नहीं है। डिजाइनर बहू है मेरी, तभी तो आज हम इतना बड़ा शोरूम चला पा रहे हैं। और नहीं तो क्या, आपको जिस भी तरह के डिजाइन बनवाने हो बस मुझे बता दीजिएगा, मैं हर डिजाइन बना लेती हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं 10 दिन बाद। जब तक आप ड्रेस के 50 पीस तैयार कर दीजिएगा। राजेश और विवान गाड़ी में बैठ वहां से चले जाते हैं। तभी उस बड़े से कपड़ों के शोरूम के बगल में ही थोड़ी दूर पर मधु नाम की औरत अपनी नंद नैना के साथ सब्जी ले रही होती है। भाभी देखो, मंडी में तो पालक भी आ गया है, ले लेते हैं, आज आप पालक बनाना। ये भी कब से पालक की सब्जी खाने के लिए कह रहे थे। तुम पालक ले लो, मैं तब तक उस ठेले से टमाटर ले लेती हूँ। दोनों नंद भाभी सब्जी ले ही रही होती हैं कि तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं। भाभी लगता है बहुत जोर की बारिश होने वाली है, चलिए जल्दी से घर चलते हैं। आजकल की मौसम का भी कुछ पता नहीं होता है। 10 मिनट पहले तक कितनी तेज धूप थी, अब जरा मौसम देखो। दोनों नंद भाभी सब्जी लिए जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जा रही होती हैं कि तभी नैना की नजर उसी कपड़ों के शोरूम के बाहर लगी डमी को पहनाई हुई ड्रेस पर जाती है, जिसे देख नैना वहीं रुक जाती है। तुम रुक क्यों गई? जल्दी चलो, बारिश में भीगने का इरादा है क्या तुम्हारा आज? वो सामने डमी पर देखिए, वो ड्रेस तो आपने ही बनाई थी ना? हाँ, वो ड्रेस मेरी ही बनाई हुई है। भाभी आखिरकार कब तक ऐसा चलता रहेगा? माया और मनोरमा आपसे इतने सस्ते दामों में कपड़े बनवाती हैं और शोरूम में लाकर इतने महंगे दामों में बेच रही हैं। इस ड्रेस के उसने आपको 300 रुपए दिए थे ना, और जरा आप इसका प्राइस टैग देखो, पूरे 6000 रुपए का है। जानती हूँ नैना, सारी मेहनत हम करते हैं और मुनाफा इन लोगों को होता है, लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें तो सब पता है ना। चलो अब यहाँ से। माया अपनी सास के साथ मिलकर जो कपड़ों का बड़ा सा शोरूम चलाती थी उसमें से एक ड्रेस भी आज तक माया ने नहीं बनाई थी। माया गरीब बहू मधु से चंद रुपए में ड्रेस बनवाती और उन्हें अपने शोरूम में हजारों के दाम में बेचती। यहाँ तक कि माया और मनोरमा ने शहर के डीलर से भी कांटेक्ट कर रखा था, जिससे उन्हें महीने में लाखों रुपए का मुनाफा होता। माँ, भैया, बाबा, क्या हुआ आप तीनों को? इस तरह मुंह लटकाकर क्यों बैठे हैं? सब ठीक तो है ना? अब क्या बताऊं बेटा, रविंदर भाई साहब का फोन आया था। लेकिन क्यों माँ जी, सब ठीक तो है ना? सपना कैसी है? उसकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई? सपना तो ठीक है, लेकिन रविंदर भाई साहब की हालत कुछ ठीक नहीं है। तुम तो जानती हो कि जब से उन्होंने अपनी पत्नी को खोया है तब से उनकी कितनी तबीयत खराब रहती है। अपनी दोनों बेटियों की शादी के बाद उन्हें अब सपना की शादी की फिक्र सताई जा रही है। इसमें फिक्र की क्या बात है पापा जी? सपना और हमारे भावेश का रिश्ता तो लगा हुआ है ना, बस थोड़ी पैसों की कमी के चलते हम अभी शादी नहीं कर रहे हैं। भाभी यही तो परेशानी की बात है। रविंदर काका की तबीयत आजकल काफी खराब रहने लगी है। वो बस अब जीते जी सपना और मेरा ब्याह देखना चाहते हैं, लेकिन आप तो जानते हैं कि घर के हालात कैसे हैं। अब ऐसे हालातों में शादी कैसे करें? ऐसी बात है तो हमें भावेश सपना की शादी कर देनी चाहिए। पैसों की कमी के चलते धूमधाम से तो शादी हो नहीं सकती, लेकिन मंदिर में तो कर ही सकते हैं। अगर कल को भगवान न करे रविंद्र काका को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? तुम सही कह रही हो मधु, मैं इस बारे में रविंदर से बात करता हूँ। मिथिलेश रविंद्र से बात करता है और अब 1.5 से 2 हफ्ते के अंदर ही सादगी भरे तरीके से मंदिर में सपना और भावेश की शादी हो जाती है। ससुराल आते ही सपना अपनी सभी जिम्मेदारियां संभाल लेती है और ऐसे ही कुछ टाइम गुजर जाता है, जहां मधु सिलाई कर रही है और सास कपड़ों पर मोती लगा रही है।
वाओ जेठानी जी, आप तो कितनी प्यारी प्यारी ड्रेस बनाती हो। पता है, जब मैं बाबा के साथ शहर गई थी ना, तब मैंने वहाँ पर ऐसी ड्रेस देखी थी। इस तरह की ड्रेस तो वहाँ बहुत महंगी बिकती है। क्या आप मेरे लिए भी ऐसी ड्रेस बनाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपनी प्यारी देवरानी के लिए जरूर ऐसी ड्रेस बनाऊंगी। तुम्हें पता है सपना, पहले तो सिर्फ मुझे मामूली थोड़ी बहुत कपड़े सिलने आते थे, लेकिन माँ जी की बदौलत आज मैं इतनी अच्छी ड्रेस सिल पाती हूँ। उन्होंने ही मुझे इतनी अच्छी सिलाई सिखाई है। इसकी बातों पर ध्यान मत देना, इसे तो बस मेरी तारीफ करने की आदत है। अब मेरी इन बूढ़ी आंखों को कहाँ दिखता है कि मैं खुद सिलाई करूं, इसीलिए बस इसकी थोड़ी बहुत मदद कर देती हूँ। सभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां माया अमन के साथ ढेर सारे कपड़े लिए आती है। माया को देख मधु ने जो भी ड्रेस तैयार की थी वो उसे माया को दे देती है। ड्रेस तो तुमने काफी अच्छी बनाई है, मैं और कपड़े लेकर आई हूँ, इन्हें भी तुम 10 दिन में तैयार कर देना, और ये लो तुम्हारे पैसे। अगर मेरी थोड़ी तनख्वाह बढ़ जाती तो सही रहता। आप इतने कम पैसे में मुझसे इतनी सारी ड्रेस बनवाती हैं और बस हर ड्रेस का 200 या 300 रुपए देती हैं। इसमें से तो ठीक से महीने का गुजारा भी नहीं चल पाता। जितना मिल रहा है ना, खुश रहो, वरना किसी और को काम दे दूंगी मैं ड्रेस बनाने का, फिर सिलना 50-50 रुपए में ब्लाउज, समझी? माया के जाते ही सपना, ये सब क्या है भाभी? शहर में ये एक ड्रेस 4 से 5 हजार रुपए का है और उसने सिर्फ आपको इतने पैसे दिए, ऐसा क्यों? सपना की बात सुनकर नैना उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर ये तो गलत बात है। सारी मेहनत आप और माँ जी करें और मुनाफा वो उठाएं। इससे अच्छा तो आप ड्रेस बनाकर खुद ही बेचो। लेकिन सपना, इतनी महंगी ड्रेस कौन खरीदेगा मुझसे? और अगर मैं खुद बेचूंगी तो वो तो मुझे काम देना भी बंद कर देंगी। भाभी, उनका काम करना ही क्यों है? अगर वो कोई ड्रेस 5,000 की बेच रही हैं तो आप उसे आधे दाम में बेचिए, फिर देखना कैसे कस्टमर आपके पास आते हैं। सपना भाभी ठीक कह रही है, आखिरकार कब तक इन चिल्लर में हम गुजारा करेंगे? मुझे भी सपना बहू की बात बिल्कुल ठीक लग रही है। मधु इन चीजों के बारे में सोच रही होती है कि तभी भीगते हुए हाथों में कुल्हाड़ी लिए मधु का पति रमन घर आता है और उसे पैसे देते हुए कहता है, आज इतने ही पैसों की कमाई हुई। बारिश की वजह से जंगल की सारी लकड़ियां भीगी हुई थी। बड़ी मुश्किल से सूखी सूखी लकड़ियां काटकर मालिक को देकर आया हूँ। जेठ जी लकड़हारे का काम करके दिन का 200 से 300 रुपए कमा पाते हैं। ससुर जी की तबीयत खराब रहती है और मेरे ये भी कुछ ज्यादा खास नहीं कमाते। अगर आपको दीदी अपनी और हम सबकी किस्मत बदलना है तो आपको ये कदम उठाना पड़ेगा। सबकी बात सुनकर अब मधु भी हाँ कर देती है। माया ने फिलहाल जो भी ऑर्डर दिया था मधु से पूरा कर देती है और आज जब अमन और ऑर्डर देने के लिए जाता है तो, देखो, आप अपनी मालकिन से कह दो कि अब मैं उनके और कपड़े नहीं सिलूंगी। कब तक मैं नुकसान सहती रहूं? उन्हें कह देना कि अब मैं अपना काम करूंगी। ये सारी बात जाकर अमन माया और मनोरमा को बताता है, जो अपने शोरूम में बैठी थी। देखा तो हुआ, आखिरकार उस गरीब ने अपनी औकात दिखा ही दी। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे कपड़े सिलने से मना कर रही है। अब देखना माँ जी, मैं उसे इतना मजबूर कर दूंगी ना कि वो खुद मेरे पास काम मांगने के लिए आएगी। वहीं दूसरी तरफ अब मधु अपनी देवरानी और नंद के साथ मिलकर मार्केट से कम दाम में थोड़ी अच्छी क्वालिटी के कपड़े लाती हैं और अलग अलग ड्रेस के डिजाइन बनाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रमन जंगल में लकड़ियां काट रहा होता है कि तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए रमन भागते हुए रोड के पास ही एक बड़े से खोखले पेड़ के पास जाता है और अब उसके अंदर जाकर बैठ जाता है। अरे चलो, अच्छा हुआ मुझे इस पेड़ के बारे में पता है, वरना मैं तो पूरा ही बारिश में भीग जाता और बीमार पड़ता सो अलग। रमन जंगल में जब लकड़ियां काटता और बारिश होती तो अक्सर रमन उस पेड़ के अंदर जाकर बैठ जाया करता है। बारिश के बंद होते ही सूखी लकड़ियां लेकर रमन मालिक के पास जाता है और मिले हुए पैसों से मोती, बटन, कढ़ाई का थोड़ा बहुत सामान लेकर घर आता है। ये लो, तुमने जो जो सामान मंगवाया था मैं ले आया। दूसरी तरफ मधु की ड्रेस न बनाने पर माया का नुकसान हो रहा था। मधु को सबक सिखाने के लिए अब रात में माया अमन को अपनी दुकान की कुछ महंगी ड्रेस देती है और अमन चुपके से लेकर मधु के घर के बाहर जहां पहुंचता है। रात का समय था, गांव में सब सो रहे थे, तो वहीं उनके घर की खिड़की भी खुली थी। अमन चुपके से वो सारी ड्रेस मधु के कमरे में रख देता है और अगले दिन माया अपनी सास और कुछ गांव वालों के साथ मधु के घर जा पहुंचती है, जहां वो उसके घर में जाती है और तलाशी लेती है और अपनी ड्रेस को देखकर मधु पर चोरी का इल्जाम लगाती है। ये सारी ड्रेस मेरी बनाई हुई हैं, तो भला मैं ही उनकी चोरी क्यों करूंगी? अरे तू एक मामूली टेलर है, औकात है तेरी इतनी महंगी और अच्छी ड्रेस बनाने की? जलन के मारे तूने मेरी शोरूम से ड्रेस चोरी की और अब तू इन्हें बाहर ले जाकर बेचकर पैसा कमाना चाहती है। तुम ठीक नहीं कर रही हो माया, मेरी बहू पर तुम इस तरह चोरी का झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। अरे अच्छा, चलो माना कि ड्रेस तुम्हारी ही बहू ने सिला है, लेकिन इसका तो कपड़ा ही 1000 रुपए मीटर है।
तुम झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीब इतना महंगा कपड़ा खरीद सकते हो? आप लोगों को क्या लगता है ऐसा? मनोरमा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जरूर तुमने चोरी ही की है। तुम्हारी गलती की सजा तुम्हारे पूरे परिवार को भुगतनी होगी। सुरेश, इन्हें अपने घर से निकालो और गांव में कोई इन्हें घर नहीं देगा। मकान मालिक सुरेश उन्हें निकाल देता है, जिसके बाद अपना बचा कुचा थोड़ा सामान और सिलाई मशीन लेकर वो लोग जंगल की तरफ जाने लगते हैं। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। भाभी मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। सपना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो बस हम सबका भला चाहती थी। अगर हमारी किस्मत खराब है तो उसमें तुम्हारी क्या गलती? पापा मुझे ठंड लग रही है, मुझे घर जाना है, मुझे बारिश में नहीं भीगना। अब हम कहाँ जाएंगे? पास में पैसे भी नहीं है कि कहीं दूर किराए का घर भी ले सके। मेरे होते हुए मैं आप लोगों को इस तरह भटकने तो नहीं दे सकता। मेरे पास एक जगह है, थोड़ी छोटी है, लेकिन कम से कम हम सब सिर तो छुपा ही लेंगे। पूरे परिवार को लेकर रमन रोड के पास बने उस बड़े से खोखले पेड़ के अंदर जाता है, जिसे देख मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं किसी पेड़ के अंदर हूँ। ये जगह तो ठीक है, लेकिन इतनी सी जगह में हम सब यहाँ कैसे रहेंगे? पूरा दिन बैठकर तो नहीं गुजार सकते, सोने में काफी दिक्कत होगी। मुझे एक सुझाव सूझा है, इस पेड़ को देखकर क्यों ना हम पेड़ की शाखाओं पर एक पेड़ घर बना ले, जिससे कुछ लोग ऊपर सो जाएंगे तो कुछ उस पेड़ के अंदर। लेकिन माँ जी, पेड़ घर बनाना इतना आसान नहीं है, ऊपर से ये पेड़ भी अंदर से खोखला है, कहीं पेड़ घर बनते हुए टूट गया तो? ऐसा नहीं होगा, ये पेड़ भले ही खोखला है लेकिन काफी मजबूत और पुराना है। इसकी शाखाएं भी काफी मजबूत और मोटी हैं, इसलिए हम इस पर घर आराम से बना सकते हैं। आज की रात तो पूरा परिवार जैसे तैसे कर उस पेड़ के अंदर गुजारा कर लेता है। लेकिन अगले दिन रमन सूखी लकड़ियों की तलाश में निकल जाता है, तो वहीं भावेश भी मोटी रस्सी लेकर आता है। पता है कितनी दूर से रस्सी लानी पड़ी मुझे। गांव से निकालने के बाद अब तो लोगों ने हमें सामान देना भी बंद कर दिया। जिन्होंने भी हमारे साथ ये किया है ना, वो कभी खुश नहीं रहेंगे, भगवान सब देख रहा है। थोड़ी देर में रमन ढेर सारी लकड़ी ले आता है और अब सबकी मदद से लकड़ियों के छोटे बड़े अलग अलग तरह के पीस काटता है। दोनों भाई मिलकर पेड़ की मोटी शाखा पर एक छोटा सा लकड़ी का घर बनाने की शुरुआत करते हैं। तो वो चढ़ने के लिए लकड़ी के फट्टों और रस्सी की मदद से एक सीढ़ी भी बनाकर लटका देते हैं। मैं जानती हूँ बहू, तू परेशान है, लेकिन फिक्र मत कर, देख सब कैसे ठीक हो रहा है। मैं तो कह रही हूँ कि अब तू दोबारा से सिलाई का काम शुरू कर ले। माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी, मैं खूब मेहनत करूंगी और तरह तरह की ड्रेस बनाऊंगी। 2 दिन की मेहनत के बाद लकड़ी की शाखाओं पर घर बनने के बाद जहां कुछ लोग सीढ़ी की मदद से चढ़कर पेड़ के बाहर उन शाखाओं पर बने घर में सोते हैं, तो वहीं कुछ नीचे पेड़ के अंदर। और अब 1 से 2 दिन में ही मधु भी अपनी सिलाई का काम शुरू कर देती है। डिजाइन तो मैंने काफी सारे तैयार कर लिए हैं और अब इन्हें बनाना है। अब मैं एक से एक ड्रेस बनाऊंगी। जब भी बारिश होती तो मधु नीचे पेड़ के अंदर अपनी छोटी सी सिलाई मशीन चलाते हुए ड्रेस बनाती, तो वहीं बारिश के रुकते ही मधु अपने पेड़ घर के बाहर बैठकर सिलाई करती है। मधु बहू ने काफी सारी ड्रेस तैयार कर दी है। मैं तो कह रही हूँ कि अब इन्हें तुम लोग ले जाकर शहर की दुकानों में बेचो, कुछ तो मुनाफा हो। माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, यहाँ तो हमसे कोई कपड़े खरीदने से रहा, अब शहर ही जाना पड़ेगा। अब जहां मधु अपनी सास और देवरानी की मदद लेते हुए अपने पेड़ घर के अंदर और बाहर बैठकर ड्रेस बनाती, तो वहीं दोनों भाई शहर जाकर ड्रेस बेचते, जिससे उन्हें ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो मुनाफा होता। मैंने जितना सोचा था आप लोग तो उससे ज्यादा ही पैसे लेकर आए हैं। अब मैं नीचे जाती हूँ और ड्रेस सिलती हूँ। आज सुबह से काफी बारिश हो रही थी, इसलिए मधु अपने पेड़ घर के अंदर बैठकर सिलाई कर रही होती है। मधु ने कुछ नई तरीके की 4 से 5 तरह की ड्रेस सिलकर एक तरफ रखी होती है कि तभी गलती से नैना से पानी का मटका छूटकर उन ड्रेस पर गिर जाता है और सारी ड्रेस भीग जाती हैं। सॉरी भाभी, वो गलती से हाथ से मटका छूट गया। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? कोई बात नहीं नैना, पानी तो गिरा है, अभी थोड़ी देर में जैसे ही बारिश बंद होगी तो बाहर इन्हें सूखने के लिए डाल दूंगी। कुछ देर में बारिश बंद हो जाती है और मधु अब नैना के साथ मिलकर उन सारी ड्रेस को हैंगर में डालकर पेड़ की शाखाओं पर एक एक करके टांग देती हैं। वहीं दूसरी तरफ शोरूम में क्या हो गया है? इतने दिनों से आप ये किस तरह की ड्रेस बना रही हैं? किसी भी कस्टमर को ये ड्रेस पसंद नहीं आ रही। ऐसे ही रहा तो हमें ड्रेस के लिए किसी और से बात करनी होगी। कुछ टाइम से मेरी तबीयत खराब थी ना, इसीलिए मैं ठीक से काम नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलेगा। यही आपके लिए अच्छा होगा, वरना लोग हैं हमारी नजर में। मधु ने जब से माया के कपड़े सिलने बंद किए थे तब से माया का काम काफी घाटे में जा रहा था।
माया काफी टेलर से अपनी ड्रेस बनवाती है, लेकिन हर ड्रेस में कोई ना कोई कमी निकल जाती है। तो वहीं माया से मिल राजेश और विहान गाड़ी से शहर की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें रोड के पास जंगल के बाहर वही पेड़ दिखाई देता है जिसमें मधु अपने परिवार के साथ रह रही थी। उस पेड़ की शाखा पर टंगे उन कपड़ों को देखकर राजेश गाड़ी रुकवाता है। विहान, जरा उस तरफ तो देखो, ये तो वैसी ही ड्रेस है ना जो पहले माया जी हमें बनाकर दिया करती थी। दोनों जल्दी से गाड़ी से उतरते हैं और अब सीधा उस पेड़ की तरफ जाते हैं जहां मधु ऊपर पेड़ घर पर अपनी ड्रेस टांग रही थी, जिससे विहान कहता है, ये सारी ड्रेस यहाँ क्या कर रही हैं? ऐसी ड्रेस तो हम माया जी से लेते थे। क्या ये ड्रेस आप बनाती हैं? सही समझे आप, ये सारी ड्रेस मैं ही बनाती हूँ। मुझसे ही माया ड्रेस बनवाकर आपको बेचती थी। मधु विहान और राजेश को माया की सारी असलियत बताती है। हमें नहीं पता था कि माया हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर रही है। आपको ड्रेस के 200-300 रुपए देकर वो हमें हजारों में ड्रेस बेचती थी, लेकिन अब हमें जब पता चल गया है कि असल में ड्रेस आप बनाती हैं, तो हम उनसे डील करने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए ये अब सारी ड्रेस हमें दे दीजिए और हमारा आगे का ऑर्डर भी ले लीजिए। मधु जल्दी से नीचे आती है और सबको इकट्ठा भी करती है। ये लीजिए, पूरे 30,000 का चेक है। 30,000 का चेक पाकर मधु और उसके ससुराल वालों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। देखा भाभी, मैं कहती थी ना, एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। उस माया को ड्रेस देकर तो आप साल भर में भी इतने पैसे नहीं कमा पाती जितने आपने बस कुछ देर में कमा लिए। सपना, तुम सच कहती थी और मुझे तो ये लगता है कि ये पेड़ घर भी हमारे लिए बहुत ज्यादा शुभ है। अब तो मैं और भी नई ड्रेस बनाऊंगी। विहान और राजेश अब दोनों माया से ड्रेस लेना बिल्कुल बंद कर देते हैं और डायरेक्ट मधु से ड्रेस लेते हैं, जिससे अब मधु और उसके पूरे परिवार को काफी ज्यादा मुनाफा होता है। तो वहीं दूसरी तरफ कस्टमर के ना आने पर माया मनोरमा को काफी नुकसान हो रहा था। और आज क्या कहा तूने? अगर हम तेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे तो तू गांव में जाकर सबको बता देगी कि मधु बेकसूर है और उस पर ये सारा झूठा इल्जाम मैंने लगाया है। हाँ, मैं बता दूंगा। मैं हमेशा आपके कहे हुए सारे काम करता हूँ, चाहे वो गलत हो या सही। पर अब और नहीं, या तो आप मेरी तनख्वाह बढ़ाइए या तो मैं जाकर सभी को सच बता दूंगा। तो अब तो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तुझे सबको सच बताना है ना, तो बता दे, मैं तेरी कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाने वाली। अरे बहू, बढ़ा देती इसकी 1-2 हजार रुपए तनख्वाह। मुझे तो डर लग रहा है कि ये सबको सच ना बता दे। यहाँ हमारा काम घाटे में चल रहा है और आप इसकी तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रही हैं। मुझे पता है कि ये किसी को कुछ नहीं बताएगा। अमन माया के यहाँ काफी समय से काम कर रहा था। माया को यही लग रहा था कि अमन किसी से कुछ नहीं बताएगा, लेकिन अमन अब गांव के लोगों और सरपंच को जाकर सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सरपंच मधु और माया के परिवार को पंचायत में बुलाते हैं। मैं पूरे गांव वालों की तरफ से आपके परिवार से माफी मांगना चाहता हूं। हमने आप लोगों के साथ काफी गलत किया, बिना सच का पता लगाए। अब आप लोगों को इस तरह जंगल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप इज्जत के साथ पहले की तरह इस गांव में रह सकते हैं। और माया, मनोरमा, आप दोनों को पूरे गांव वालों के सामने इनसे माफी मांगनी होगी, वरना आपको गांव से जाना होगा। गांव से निकलने की बात सुनकर माया और मनोरमा काफी डर जाती हैं और अब दोनों हाथ जोड़कर मधु से माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दो मधु, हमें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें हमारी गलती का एहसास है। मैंने कहा था ना कि सच छुपाए नहीं छुपता। आखिर सच्चाई गांव वालों के सामने आ ही गई। मधु और उसका पूरा परिवार अब गांव में 2 मंजिला किराए का मकान लेकर रहने लगते हैं। तो वहीं माया के शोरूम के बगल में ही एक बहुत बड़ी सी दुकान खाली थी, जिसे मधु अब किराए पर ले लेती है और अब वो वहां अपनी नई डिजाइनर ड्रेस बनाती है, जिसमें उसकी नंद, देवरानी और सास भी काफी मदद करती हैं। और अब बाहर के डीलर्स के साथ साथ गांव के लोग भी सिर्फ मधु से ही कपड़े लेते हैं। कुछ टाइम पहले जो आपने मुझे साड़ी दी थी, मेरी नंद को तो वो काफी पसंद आई। ठीक उसी तरह की साड़ी मुझे भी दिखा दीजिए। आप 4 से 5 साल की बच्ची की भी ड्रेस बनाती हैं क्या? मुझे अपनी बेटी के लिए बनवाना है, उसके जन्मदिन के लिए। आपको किस तरह की ड्रेस चाहिए, एक बार मुझे बता दीजिए। 1 से 1.5 हफ्ते में आपको ड्रेस मिल जाएगा। मधु की दुकान पर इतनी भीड़ लगता देख मनोरमा और माया मन ही मन काफी दुखी होती हैं। और अब जैसे कुछ कस्टमर उनकी दुकान से बाहर निकलते हैं तो कलावती जी, आप पहले तो आप हमारे शोरूम से ही कपड़े लेती थी, आइए अपने लिए कुछ साड़ियाँ देख लीजिए। अरे नहीं मनोरमा जी, मैंने तो मधु के यहाँ से काफी सारी शॉपिंग कर ली है, अब से वहीं से लूंगी। मनोरमा और माया को यही एहसास होता है कि उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और अब उनके शोरूम में मक्खी भी नहीं भटकती, जिसके चलते उन्हें जल्द ही अपना ये काम बंद करना पड़ता है। तो वहीं मधु गांव के साथ साथ शहर में भी अपनी कई सारी दुकान, शोरूम खोल लेती है और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन जी